नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अम्मा। इलाहाबाद के कुंभ के मेले में हजारों की भीड़ में छोटू छोटू कहते एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। कौन सुनने वाला था? सबको संगम में डुबकी लगाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में उसकी आवाज़ कहीं गुम होती जा रही थी। लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, नीले रंग की शर्ट में मेरे छोटू को कहीं देखा है? लेकिन लोग ना में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे, तो किसी को अपने किए पापों का दर्शन करके एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था, हजारों की इस भीड़ में कोई आवाज़ सुने ना सुने, उसका बेटा जरूर सुन लेगा। वह भी तो कहीं घूम रहा होगा, शायद वह ही अब बेटे की आवाज़ सुन ले। पुकार पुकार के बूढ़ी औरत किनारे बैठ गई। अब तो सूरज भी डूबने लगा था। थक हार कर वह बूढ़ी औरत एक किनारे पर बैठ गई। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था, उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने ज़मीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस वृद्ध को हाथ देकर उठाया। वह एक बार फिर अपनी सारी शक्ति लगाकर छोटू छोटू पुकारने लगी। बचपन में तो मेरी आहट सुनते ही मेरा छोटू भागा चला आता था। आज इस भीड़ में कहाँ खो गया? मेरा छोटू ठीक तो होगा, कहीं कुछ तो हो तो नहीं गया? अनगिनत सवाल उस माँ को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान नजर आ रही उस माँ से पूछा। मेरा छोटू मुझसे बिछुड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 40 साल। तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा, उन्हें बता देना। वह आपके बेटे का नाम लाउडस्पीकर पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। यह बुदबुदाती वह माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। मेले की भीड़ भाड़ में मानो उसे दिशा का कोई भी अनुमान नहीं था। किसी तरह लोगों से पूछ पूछ कर वह कैंप तक पहुँची। मेरा बेटा खो गया है, हाँफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे काँप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा, मेरे बेटे को ढूंढ दो, वह भीड़ में कहीं खो गया है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ। कितनी देर पहले खोया है? बेटा, उसका नाम मुकुल है, पर घर में सब उसको छोटू बुलाते हैं। 45 साल का है मेरा बच्चा। कितनी देर पहले गुम हुआ था? ये तो नहीं बता सकती। करीब 3 घंटे हो गए। मुझे खड़ा करके कुछ सामान लेने गया था, पर लौट के वापस नहीं आया। मेरे बेटे से मुझे मिलवा दो बच्चे। जो पुलिस वाला सारी जानकारी लिख रहा था और जो उसके पास खड़ा था, दोनों ने एक दूसरे की आंखों ही आंखों में कहा, जिसे अम्मा नहीं समझ पाई। अम्मा, कौन से गांव से हो? रामपुर के पास बघेरा गांव है। अम्मा, अब बैठ जाओ, हम भोपू पर बोल देते हैं, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया। बघेला गांव के मुकुंद की माँ उसका कैंप नंबर 5 में इंतज़ार कर रही है। जहाँ भी हो जल्दी आइए। कई बार घोषणा की गई। वह वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतज़ार करने लगी। 1 डेढ़ घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वह चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। वह आपस में बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वह बुढ़िया उनके पीछे खड़ी है। उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे वह कैंप में आकर बैठ गई। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता, जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था। कहीं मेले की भीड़ में खो ना जाए। वह मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, उसका दिल उसे ऐसी दिलासा दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और ही कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वह अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया? मेरे जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी? उससे तो देर सबेर कभी भूख लग जाए तो खाना मांगने में भी डर लगता था। उस रसोई की कभी मैं मालकिन थी, अब उस रसोई में से खाना पूछ कर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ नहीं आया कि अचानक बेटा बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया। उसके घर छोड़कर जाते समय बहू और बेटे को हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक उठी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था,
दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। छोटू के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरे घर की बेटी का क्या दोष, जब अपना लड़का ही माँ को कुछ ना समझे। थकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पुलिस वाले ने अपने लिए चाय मंगाई। एक चाय पी ली थी, तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे रामू नाम से बुला रहे थे। उसकी नज़र उस वृद्धा पर पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर गया है क्या? परिहास जी, पुलिस वाले ने उस वृद्धा की ओर इशारा किया। अम्मा, परेशान ना हो, मेरा नाम रामू है। मैं आश्चर्य नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहीं चल सकते हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया, तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले क्यों नहीं सोचते कि वह कोई अमरबेल खाकर नहीं आए, वह भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो। सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हम उम्र लोग मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई हूँ, पर मजबूर नहीं। तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएंगे। पुलिस वालों ने कहा। अम्मा, ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर का या किसी रिश्तेदार का पता दो तो तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको रामू के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ दिया, तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊँ मैं? बूढ़ी औरत ने सोचा। बेटा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे रामू के साथ जाना पड़ता, और स्वाभिमानी बुढ़िया को यह मंजूर नहीं था कि किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 800 रुपये बंधे थे। 500 रुपये का एक नोट था और बाकी के छुट्टे पैसे थे। उसने 50 रुपये निकाल कर रामू को दिए और बोली, बेटा, मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर सकूं। रामू कुछ देर बाद पूरी सब्जी ले आया। वो खाने के बाद कहा कि उसे सोच के लिए जाना है। रामू पुलिस वाले को बोलकर उन्हें एक मोबाइल टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी। बेटा, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊँगी। बोला, नहीं अम्मा, तुम इस भीड़ में खो जाओगी, मैं उधर ही बैठ जाता हूँ, तुम फारिग होकर वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा। रामू कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफ़ी लंबी थी। वह अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद रामू वहाँ पहुँचा, लेकिन वह बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वह काफ़ी समय पहले चली गई। रामू ने कैंप की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुँचने पर देखा वहाँ नहीं है। फिर उसने पुलिस वाले को सारी बातें बताई। इतनी भीड़ में उस बूढ़ी को ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत बस कदम बढ़ाई जा रही थी। कहाँ किसको जाना है यह उसे पता नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थी। उसे आज भी छोटू की वह छवि याद थी, जब पहली बार उसने अपने हाथों में लेकर निहारा था। उसके गुलाबी छोटे छोटे से हाथ, गंजे सिर, और कैसे उस नन्ही सी जान ने अपनी मुट्ठी में माँ की एक उंगली कस कर पकड़ ली थी, ऐसे जैसे अब से वह साथ वह कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से अश्रु की धार बह रही थी। आज वही उसे, मेरा छोटू आज इतना बड़ा हो गया, अब उसे माँ की ज़रूरत ही नहीं है। वह अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई भीड़ से काफ़ी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर जाकर बैठ गई थी। पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देते हैं, फिर क्यों लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट तक सुस्ता कर वो फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। अपने आप ही
उसके कदम उस मंदिर की तरफ चलने लगे। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस तरह निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम का साथी होता जा रहा था। मंदिर में शिवजी की आरती हो रही थी। वह भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगे? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात हो? पंडित हो क्या? कायस्थ। अम्मा, यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी तुम। अगर पंडित होती तो यहाँ रह जाने देते। यहाँ पहले एक पंडिताइन थी जिसे कई लोग दान देने आते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई, इसलिए पूछा था। दान के पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आ जाइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जी जब सुबह सुबह उस वृद्धा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाए, तो देखा बेंच खाली थी। वह पहले ही जा चुकी थी। वृद्धा कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी हिम्मत जिंदा थी। उसकी साड़ी में 850 रुपये बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपये का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बन खाओगी? दूँ क्या? कितने का है? 5 रुपये की चाय और 5 रुपये का बन। ठीक है बेटा, दे दो। वो भी एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय और दूसरे हाथ में बन लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहाँ बैठकर वह खा सके। शायद चाय वाला समझ गया था बूढ़ी औरत क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहाँ बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहाँ छोड़ दूँ? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो, बुढ़िया बड़बड़ाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसने बगीचे में बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद वह लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम किए कहीं नहीं जाता, हाल चाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में, एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पक्षियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़िया और चिड़ा बार बार से अपने पैर फैलाए आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अब अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हों, देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। अब उड़ने की बारी बच्चों की। एक बच्चे को माँ ने घोंसले से धक्का दिया, वह बच्चा नीचे गिरने लगा। फिर उसे माँ का सबक याद आया और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगा। ज़मीन पर गिरने से पहले उसने खुद को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया। बच्चे की माँ और पिता खुशी से चहचहा रहे थे। तब दूसरे बच्चे की बारी थी। माँ ने एक बार फिर से उस बच्चे को डेमो दिया। अब तो उसका नन्हा भाई भी उसे दिखाने और उसका डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर उड़ने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने साथ में घोंसले से छलांग लगाई, पर छोटा भाई कुछ ही सेकंड में ज़मीन पर गिर पड़ा। माता पिता उस नन्ही सी जान को एक बार फिर से उत्साहित करने के लिए उसके पास बैठ गए। भाई ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वह हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ गया। नया नया उड़ना जो सीखा था, माँ बाप अभी भी अपने कमज़ोर बच्चे के पास बैठे थे, उसे जीवन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने छोटी सी उड़ान भरी और फिर बस नीचे आ गया। लेकिन इस छोटी सी उड़ान ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि उड़ सकता है। उसने फिर कोशिश की,
तब तक करता रहा जब तक उड़ना नहीं सीख लिया। चिड़वा और चिड़ी अपने घोंसले में जाकर बैठ गए और बच्चों को उड़ता देख आनंदित हो गए। बच्चों ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया तो उन्हें मना कर दिया। अब तुम्हें अपने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी औरत सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे गुर सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों से एक बात हमें सीखनी चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फ़र्ज है। बच्चों को न खुद पर आश्रित रहने दो और न बच्चों पर आश्रित रहें। काश कि मैंने पहले ही सीख ली होती। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब वह कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वह भी उसको चल लेती। कुछ सोचकर वह उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि इन रुपयों के ख़त्म होने से पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम। जब कुछ उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। छोटू के बेटे मिलन की उससे रह रहकर याद आ रही थी। 14 साल का हो गया था, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं है। अपने बाप की अकेले आते देखकर उस पर क्या बीतेगी। छोटू क्या कहेगा, उसे बता पाएगा कि वह अपनी माँ को मेले में छोड़ आया। छोटू ने जो मेरे साथ किया, क्या सपने में भी वह कभी सोचेगा कि भविष्य में मिलन भी ऐसा कर सकता है उसके साथ। इतना सब सोचा होता तो शायद वह ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। बूढ़ी औरत चलती चलती एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक साथ मिलकर कॉलेज जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा मिलन भी इतना बड़ा हो जाएगा, वह भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड की उस तरफ था तो वह औरत रोड के इस तरफ। वह खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज़ आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी। उस दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिससे कई लड़के बात कर रहे थे। क्या दुबे जी, कितना इंतज़ार करवाएगा पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं, बस आने वाला होगा। ईश्वर, इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त ही ज़रूरी काम याद आते हैं। 2 मिनट को कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का है, नहीं तो इसे नौकरी से निकाल दिया होता। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, बस टोस्ट ही दे दो। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं पराठे बना दूं बच्चों के लिए। अरे आप क्यों बनाएंगे? इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ नहीं लूँगी। अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चे को कुछ अलग ही मज़ा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं माँ, मज़ा आ गया। हर रोज़ लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी। दुबे जी तो कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। बच्चों की तारीफ सुनकर आज उनका सीना चौड़ा हो गया था। थोड़ी देर में ईश्वर भी आ गया। यह क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया? यह तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात समझे ईश्वर बिगड़ गया। दुबे जी फिर कहाँ चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया। मेरी दुकान है और मेरी मर्जी, तू क्या करेगा? मेरा गांव का नहीं होता तो कब का निकाल बाहर किया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा, किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। दुबे जी ने अम्मा को रोका। अम्मा, तुम काम करोगी? बेटा, काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का काम छीन कर नहीं। काम का क्या लोगी? जितने में स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा, तुम यह काम करो, रात में सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा, रहना खाना मुफ्त। ईश्वर, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वह बनाएगी। सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंथना तेरे जिम्मे, और पराठा बनाना अम्मा के हाथ। समझ आई? बेमन से ईश्वर ने हाँ कह दिया। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज़्यादा ही तारीफ हो गई। लेक्चर के बाद काफ़ी लड़के पराठा खाने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया था
तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें विश्राम मिला। आज दुबे जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल गई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठे बनाकर ईश्वर और दुबे जी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गई। ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वह कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उसे पता चला था। दुबे जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि दुकान में ही अम्मा सो सके। ईश्वर, कल ठीक समय पर आकर अम्मा की मदद करना, वरना समझ ले कल तेरा आखिरी दिन होगा। क्या आप बार बार धमकाते रहते हो हमें? अभी धमकी नहीं है, यह आखिरी चेतावनी समझ। शाम 8 बजे दुबे जी और ईश्वर निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। सुबह यह जगह जो बच्चों से गुलजार थी अब सुनसान सी पड़ी थी। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। अम्मा भी उन यादों में खींची चली जा रही थी। कहते भी हैं मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। उन्हें मिलन की बहुत याद सता रही थी। यही वह शाम का समय होता था जब वह अम्मा से कहता, आज कोई नई कहानी सुनाओ, और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, फिर टीचर ने तारीफ़ की, आज क्लास के बाहर खड़ा किया। वह उसकी खास दोस्त थी जिससे वह कुछ नहीं छुपाता था। मिलन जानता था कि उसकी माँ दादी को पसंद नहीं करती, इसलिए अपनी पॉकेट मनी से वह अपनी प्रिय अम्मा के लिए चीज़ें लाता रहता। अम्मा को इस उम्र में भी इमली की खट्टी मीठी गोलियाँ बड़ी पसंद थी और मोतीचूर के लड्डू। बाहर आंगन में उसकी खटिया डली रहती थी और स्कूल से आकर मिलन अपना बैग खटिया के नीचे रखकर अपनी अम्मा के पास जाता था और अम्मा उसका माथा चूमकर कहती, आज मेरे बेटे ने क्या कारनामे किए, और फिर शुरू हो जाती मिलन की कभी ख़त्म ना होने वाली बातें। और मौका देखकर वह चुपके से अम्मा के हाथ में कभी लड्डू थमा देता तो कभी उनकी प्रिय इमली की खट्टी मीठी गोलियाँ। गद्दे पर लेटी अम्मा अपनी पोती की याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि मिलन कैसे रह रहा होगा उसके बिना। अब तक तो छोटू घर पहुंच चुका होगा, क्या कहा होगा उसने। मिलन ने मुझे इलाहाबाद से अमरूद लाने को कहा था, बेचारा जाने अब कब उसकी फरमाइश पूरी कर पाऊंगी, कर भी पाऊंगी या नहीं। सोचते सोचते रात के 2 बज गए। अब अम्मा ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद अम्मा की आंखों से कोसों दूर थी। बेटे के लिए माँ एक सामान भी हो सकती है जिसकी एक मुद्दत होती है, जैसे मुद्दत पूरी होने पर सामान को फेंक दिया जाता है। आज वह खुद को ऐसा महसूस कर रही थी। सुबह 7 बजे जब ईश्वर आया, अम्मा जाग रही थी। क्या अम्मा, नींद नहीं आई क्या? अम्मा मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा, मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबलने के लिए चढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आटा गूँथ दूँगा, और कोई काम हो तो बता देना, फिर से शिकायत मत करना। बेटा, चाय पियोगे? नेकी और पूछ-पूछ। अम्मा ने 2 कप चाय बनाई, 1 कप खुद से पी और 1 कप ईश्वर को दी। एक बात पूछूं अम्मा? पूछो बेटा। तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है क्या? नहीं, सब हैं। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा, तुम्हारी बातें किसी पहेली से कम नहीं हैं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है अम्मा। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगी। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा, कल जैसे ही मज़ेदार आलू के पराठे बना दो। किसी ने कहा गोभी के तो किसी ने कहा मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी, तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था। इन बच्चों के हंसी कहकहों से वह अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वह बच्चों के उसके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। दुबे जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। अम्मा को अब काम ज़्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से वह मिलन की याद से आज़ाद रह पाती थी। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी
कि पराठे बनाते बनाते बच्चों से बातें भी करती रहती। बच्चों की बातें सुन सुनकर उसका ज्ञान भी बढ़ रहा था। हर दिन अम्मा को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अभी भी ठीक वैसी ही होती। अम्मा जैसी ही अकेली होती। मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। ऐसे ही होते हैं ना मोह के धागे, देखने में बहुत नाजुक लेकिन इतने मजबूत कि टूटते ही नहीं। टूट भी जाए तो लगता है कि बांधकर फिर दो अलग भागों को एक कर दो। अम्मा का तकिया रोज़ रात को भीग जाता। अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वह अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए दुबे जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वह बांटने को तैयार नहीं थे, जिसमें ईश्वर अक्सर कहता रहता, अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं, काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाक पढ़ाऊँ, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। बेटा मुझे आए ही कितने महीने हुए हैं और कितना मिल रहा है वह भी बच जाता है, मैं क्या बोलूँ। आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। बच्चों ने अम्मा का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था। अम्मा बच्चों को ही पैसे दे देती थी बैंक में जमा करवाने के लिए। एटीएम कार्ड भी था उनके पास, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं सीखा था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। खाने और सोने के उनकी ज़रूरत इस काम से ही पूरी हो जाती थी। ईश्वर को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा वह आज ज़रूर मौका देखकर दुबे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेंगी। दुबे जी अब दुकान पर कम बैठते थे। अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वह आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए ईश्वर को पैसे दे देते और निकल जाते। आज भी नियत समय पर दुबे जी आ गए। अम्मा ने आज उनके लिए चाय बनाई। बेटा ईश्वर बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेरे साथ उसका काम भी काफ़ी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो तो। क्या रे, अम्मा के भी कान भरने लगा है तू। अम्मा तुम बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है, आगे देख लूँगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर दुबे जी निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से उसकी पगार बढ़ा देगा। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है। देखा, एक नंबर का हरामी है। ये सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। 9,000 में कुछ होता है क्या। बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा सा पैसा बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ी, ज़्यादा खर्चा हो गया। गांव जाने के लिए किराए निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊँ। बेटा पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है। अम्मा आपसे पैसा लेना अलग और हक का पैसा लेना अलग है। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं करता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, मुनाफा वह खाता है, तब मेहनत भी हमारी और मुनाफा भी। बेटा मुश्किल में दुबे जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर तुम्हारे लिए बात करूँगी मौका देखकर। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए, अब ईश्वर काम पर तो आता पर उसका काम में मन नहीं लगता। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती और इसी बीच कई बार दुबे जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उसके कान पर जूं ही नहीं रेंगती। अम्मा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा एक गोभी का पराठा और बना दो, कड़क सा। दीपक ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम्हें कड़क और मनीष को मुलायम पराठे पसंद है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पराठे बनाते बनाते अम्मा की नज़र पास खड़े हुए एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र 3-4 साल की रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती खुशबू खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर देती हैं। वह ललचाई नज़रों से देख रहा था। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, वहाँ बैठ लो, मैं देती हूँ। दीपक और मनीष का पराठा बनाने के बाद अम्मा ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया।
वह बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गरम पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से है, लो पानी पी लो, और एक पराठा बना दूं? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा ने एक और पराठा बनाकर उसको दिया। उससे पराठा खाता देख अम्मा को मिलन की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया होगा, फिर भी कई बार जिद करता था कि मुझे अपने हाथ से खिलाओ। अम्मा उसकी यादों में खोई हुई थी कि दुबे जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के लिए पैसे दिए हैं क्या? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। अम्मा को दुबे जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख लिया तो तनख्वाह में से काट देना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती हैं। आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते भी सुनना पड़ता है। दुबे जी कुछ और बोलते, इससे पहले ईश्वर ही बोल पड़ा, ठीक से बात करो हमसे, बहुत बड़ी हैं। दुबे जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की यह बात कैसे बर्दाश्त होती। वह और भड़क गया। ऐसा माहौल देखकर वह बच्चा आधा पराठा छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई ऊंची आवाज़ में बोले, उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाज़ों में अम्मा की आवाज़ कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद ईश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे हुए थे। दुबे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज में कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े हुए थे। अम्मा तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं ईश्वर की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट भरता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तंग आ गया था इस हरामी के साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है, और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल की ही तो इंतज़ाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। अम्मा ईश्वर माने भी तो भगवान होता है, तुम मेरे साथ चलो। ईश्वर अम्मा को अपने साथ अपने घर पर ले गया। ईश्वर अम्मा को अपने कमरे पर ले गया जो सोहबतिया बाग में था। और अम्मा हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान ना के बराबर था, पर खोटियाँ कई थी जो कपड़ों से लदी थी। कमरे के एक कोने में स्टूल था और गिनती के कुछ बर्तन थे। साथ लगते ही बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा रखा था और उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी तस्तरी से ढका हुआ था, और उस पर एक गिलास उल्टा रखा था। अम्मा बैठने और सोने के लिए यही है जो है बहुत है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो था जिस पर 2 लोग सो सके, इसलिए अम्मा को बैठने की पहले ही ईश्वर ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चे को सुख से सोते देखती है। ईश्वर अम्मा की गोदी में सर रख कर रोने लगा। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा यह मुश्किल समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ क्या खाओगे? घर पर क्या रखा है? सब्जी तो नहीं है? मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा दाल चावल हैं, वही बनाती हूँ मैं आज। हाँ माँ, यह तो मिल जाएगा। ईश्वर ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिए, और मसालदानी भी। अम्मा तीसरे डिब्बे में आटा रहता है। अम्मा बाथरूम में सुबह शाम ही पानी आता है, 1 घंटे इसलिए भर के रखना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल कर लेना, हम नीचे से होकर आते हैं। ईश्वर नीचे गया और करीब आधे घंटे बाद आया। कमरे में खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। अम्मा, माँ के हाथों में जादू होता है, मेरी खिचड़ी में तो ऐसी महक कभी नहीं आती। ईश्वर के हाथ में एक चादर थी। अम्मा यह तुम्हारे लिए एक ही चादर था, इसलिए लेने गया था। अम्मा सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कह रहा है। सच में कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं प्रेम के रिश्ते। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए चूल्हे और टेबल का इंतज़ाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, मेरा ATM कार्ड ले जाना, जितने पैसे ज़रूरत हो निकाल लेना।
नहीं अम्मा, अभी हैं, जब ज़रूरत होगी बताऊंगा। खाना खाकर हाथ धोते धोते ईश्वर ने कहा, अम्मा मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। वो कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे ईश्वर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किस सोच में डूबी थी। गद्दा ज़मीन पर पटक कर ईश्वर ने पूछा, अरे अम्मा, तुम सोई नहीं? बेटा, कमरे की कुंडी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अरे अम्मा, यहाँ कमरे में लेने के लिए क्या है? और जो इस सामान को भी चुरा कर ले जाएगा तो संतोष कर लूँगा, यह सोचकर कि उसकी हालत मुझसे भी कमज़ोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो हैं। अम्मा हंसती है, यह गद्दा कहाँ से ले आए तुम? अम्मा, मेरे गांव का ही एक लड़का है, अभी 1 महीने के लिए गांव गया है, तो बस उसका गद्दा उठा लाया। बच्चों को भी तो माँ को ज़मीन पर सुलाकर नींद नहीं आती। अब आप भी गद्दे पर सोना। मैंने भी टेबल स्टोव का जुगाड़ भी कर लिया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा, आप सुबह 10:30 बजे यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हाँ अम्मा। ईश्वर गद्दे पर लेट गया। 2-3 मिनट में ही वह खर्राटे भरने लगा। बेखबरी से उसे सोते देख अम्मा को अच्छा लगा। वह उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अम्मा अतीत और वर्तमान में उलझी, कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद खुली तो देखा ईश्वर कमरे में नहीं था। नियत समय पर अम्मा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नीम के पेड़ के नीचे ईश्वर ने अपनी दुकान सजाई थी और वह काम में व्यस्त था। अम्मा को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा, बस तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर दिया है। बच्चे कई बार पूछकर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। दुबे जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी, उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में ही उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लगा। अम्मा को देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। दीपक ने कहा, सब तुम्हारे पराठे का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब बस जल्दी खिला दो, बहुत भूख लगी है और आज पहला पीरियड अटेंड करना है। अभी दुकान लगाते ही 2 दिन ही हुए थे कि एक पुलिस वाला वहाँ आया और उसने डंडा ज़मीन पर ठोकते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब, क्या तुम्हारी ज़मीन है? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ धंधा लगाते हैं। जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? हटाओगे दुकान अभी के अभी या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से? ऐसा ना करें सरकार, यह हमारी रोजी रोटी है। पर पुलिस वाले ने ईश्वर और अम्मा की एक ना सुनी और अपने डंडे से पूरे का पूरा सामान ज़मीन पर गिरा दिया। आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंकूंगा, समझा? ऐसा कहकर पुलिस वाला सड़क की दूसरी तरफ दुबे जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल चाट रहा था। ईश्वर अपनी किस्मत पर रो पड़ा। अम्मा ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो घर चलें। अम्मा सड़क पर गिरे आलू उठाने लगी। उनकी मदद के लिए कुछ बच्चे भी आ गए। अम्मा ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतज़ाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो का व्यवस्था कर दी। अम्मा ने ईश्वर को टेम्पो में बैठाया। बच्चों ने सामान टेम्पो में रखने में मदद की। दीपक बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या? अम्मा को जवाब नहीं दे पाई। दीपक ने कहा, ईश्वर भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना, अपना पता बता दो, सोहबतिया बाग में रोजा मजार के पास। बस इतना ही कह सका ईश्वर। कमरे पर पहुंचकर वह एकदम चुपचाप गद्दे पर लेट गया। अम्मा ने पूछा, चाय बनाऊं? नहीं अम्मा। अम्मा ने फिर भी 2 कप चाय बनाई, पर ईश्वर ने कहा, नहीं अम्मा, नहीं पीऊँगा, और आंसू के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? सही तो करते हैं चोर लुटेरे, ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अम्मा, अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते तो मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते लोग। बेटा ज़रूर इसमें भी कुछ हमारा अच्छा छुपा होगा। जैसा बात हुई अम्मा, हर मुसीबत में सोचो कि जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। बेटा ऐसे हार मत मानो, लोगों से नहीं अपने इस वक्त से लड़ो, यह वक्त ज़रूर बदलेगा। मेरी बात पर भरोसा रख। अम्मा मैं आता हूँ, कहकर ईश्वर कहीं जाने लगा। बेटा कुछ ऐसा मत करना कि ज़िंदगी भर पछताना पड़े। ईश्वर अम्मा की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया।
रात के 10 बज गए थे। ईश्वर अब तक घर नहीं आया था। अम्मा को उसकी चिंता सताई जा रही थी। कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर जाकर देख चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, ये कहानी